तुमने साफ तौर पर सबसे बेकार फ्रैंक एबिलिटी हाइड्रेशन अवेकनिंग की थी। ये बस हर दिन स्कूल की घंटी के होंठ गीले करने लायक थी। तुम्हारे सभी क्लासमेट्स तुम्हारा मजाक उड़ाते थे और तुम्हें कूड़ा समझते थे, इसलिए कॉम्बैट के दौरान उन्होंने स्वाभाविक रूप से तुम्हें बेट बनाकर आगे धकेल दिया। लेकिन अगले ही पल तुम, जिसे बेट बनना था, हर चीज का कत्लेआम करने लगे। यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि तुमने ऑल थिंग्स असेंशन सिस्टम अवेकनिंग कर लिया था, जिसने कभी बेकार मानी जाने वाली हाइड्रेशन को एक सुपर एस रैंक एबिलिटी में बदल दिया था। राथ ऑफ द सी गॉड। एक तेज आंधी सड़ी हुई जंग की बदबू को बहाती हुई छोड़ी गई स्टील मिल के अंदर से गुजरी। मेरे पीछे से एक हाथ ने जोर से मेरी पीठ पर धक्का मारा। मैं कुछ कदम लड़खड़ा गया और मेरे पैरों के नीचे मलबा लुढ़क गया। खुद को संभालने के बाद मैंने अपनी घिसी हुई स्कूल यूनिफॉर्म की कफ्स झाड़ी और सामने फैक्ट्री के पूरी तरह अंधेरे एंट्रेंस की ओर देखा। घने गुर्राने की आवाजें अंधेरे से आ रही थीं। कम से कम 1 दर्जन विंग्ड बीस्ट्स छायाओं में छिपे हुए थे। कूड़े जैसी एबिलिटी वाले कूड़े को आज्ञाकारी होकर बेट बनना चाहिए। जिन काय की आलसी हंसी मेरे पीछे से आई। जांग जोइस, जिन फैमिली का यह यंग मास्टर अपने हाथ में एक क्रिम्सन स्टाफ घुमा रहा था। स्टाफ पर नाचती लपटें उसके होंठों के कोने पर मौजूद तिरस्कार को रोशन कर रही थीं। स्काउटिंग ग्रुप अपनी पोजीशन पर रहे। तुम सब आंखें खोलकर ध्यान से देखो। लोली वीकलिंग्स का यही अंजाम होता है। दर्जनों असेसमेंट स्टूडेंट्स सेफ्टी लाइन से काफी पीछे खड़े थे। उनकी आंखों में दया भी थी और राहत भी। राहत इस बात की कि आगे धकेला गया बदकिस्मत व्यक्ति वे नहीं थे। कितना दयनीय है। फ्रैंक हाइड्रेशन तो बस थूक छिड़कने वाली बेकार एबिलिटी है। सुना है अवेकनिंग सेरेमोनी में इसका रैंक सबसे आखिरी आया था और इसे क्लास 2 में फेंक दिया गया। क्लास 2 तो रिजेक्ट्स के लिए कैनन फॉडर है। अगर इसे चुना गया है तो अपनी बैड लक को दोष दे सकता है। चारों ओर की फुसफुसाहटें मेरे कानों में पड़ रही थीं, लेकिन मैंने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैंने अपनी जेब से एक जंग लगा सिक्का निकाला। उसके किनारे बहुत पहले ही घिसकर चमकदार हो चुके थे। मैंने उसे लापरवाही से ऊपर उछाला और पकड़ लिया। मेरी नजर उदास फैक्ट्री एंट्रेंस पर नहीं गई। उसकी बजाय वह मेरे सामने तैर रहे हल्के नीले सेमी ट्रांसपेरेंट पैनल पर टिक गई। ऑल थिंग्स असेंशन सिस्टम इनएक्टिव। करंट प्रोग्रेस 99%। पूरा 1 महीना बीत चुका था। जिस पल मेरी अवेकेंड एबिलिटी को फ्रैंक घोषित किया गया था, उसी समय से यह पैनल मेरी विजन के ऊपरी दाएं कोने में लटका हुआ था। जब भी कोई मेरा मजाक उड़ाता या मुझे नीचा दिखाता, प्रोग्रेस बार थोड़ा आगे बढ़ जाती। 1 महीने की ठंडी निगाहों और अपमान ने प्रोग्रेस को जबरदस्ती 99% तक पहुंचा दिया था। अब सिर्फ आखिरी हिस्सा बाकी था। मेरे होंठों के कोने अपने आप हल्के से ऊपर उठ गए। यंग मास्टर जिन सही कह रहे हैं। अंदर के वाइन रोल से निपटने के लिए यंग मास्टर जिन की महान शक्ति पर ही भरोसा करना पड़ेगा। जिन काय ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उस समय वह मेरे चेहरे का भाव पढ़ नहीं पा रहा था। किसी ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर जिसे एवोल्यूशन डेन में धकेला जाने वाला हो, इतनी शांति नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए उस क्षण उसे एक अजीब बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वह बेचैनी आधे सेकंड से भी कम समय तक टिक सकी। उसकी अपार श्रेष्ठता की भावना ने उसे पूरी तरह निगल लिया। बस एक एफ रैंक नोबडी, एक बेकार आदमी जो मुश्किल से पानी की एक धारा निकाल सकता है। चाहे वह कितना भी शांत होने का नाटक करे, आखिरकार कुचल ही दिया जाएगा। बहुत बकवास हो गई, अंदर जाओ। टिंग। एक्सट्रीम कंटेम्प्ट फ्रॉम जिन काई डिटेक्टेड। शॉक वैल्यू फॉल्सो 10। पैनल पर संख्या हल्के से उछली, लेकिन 99% वाला प्रोग्रेस फिगर बिल्कुल नहीं बदला। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं। 10 पॉइंट्स जुड़ गए थे, फिर भी प्रोग्रेस बार में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैंने जल्दी से पैनल के निचले हिस्से की ओर देखा। वहां छोटे धूसर अक्षरों में एक पंक्ति लिखी थी। एक्टिवेशन रिक्वायरमेंट टोटल शॉक वैल्यू 10,000 पॉइंट्स। करंट एक्यूमुलेटेड वैल्यू 9,910 पॉइंट्स। एक्टिवेशन से मैं अभी भी 90 पॉइंट्स दूर था, तो ये सिर्फ थोड़ा सा बाकी नहीं था, पूरे 90 पॉइंट्स बाकी थे। बार केवल राउंड अप होने के कारण 99% दिखा रही थी। नए 10 पॉइंट्स जुड़ने के बाद कुल वैल्यू 9,910 हो गई थी। उसे भरने के लिए अभी भी 90 पॉइंट्स और चाहिए थे। पिछले महीने के अनुभव के अनुसार आम लोगों का तिरस्कार केवल 1 से 5 पॉइंट्स देता था। जिन कई जैसे यंग मास्टर का एक्सट्रीम कंटेम्प्ट भी केवल 10 पॉइंट्स देता था। बाकी के 90 पॉइंट्स केवल अपमान सहकर जुटाने में बहुत समय लग जाता। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ करूं जिससे वे पूरी तरह स्तब्ध रह जाएं। मैंने हाथ में पकड़ा सिक्का उछाला और फैक्ट्री के अंदर गहराई में देखा। अनगिनत ठंडी और संदेह भरी निगाहों के बीच मेरे होंठों के कोने पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान उभर आई। चलो, किस बात के लिए पैर घसीट रहे हो? एक लैकी ने बेरहमी से मुझे जोरदार धक्का दिया। मैंने विरोध करना बंद कर दिया। उस धक्के की ताकत के साथ मैं फैक्ट्री के अंदर कदम रख गया। मेरे कदमों की आवाज खाली खंडहरों में ठंडी गूंज की तरह फैल गई। ऊपर टूटे हुए डोम से मौत जैसी सफेद दिन की रोशनी की कई किरणें नीचे आ रही थीं, जो जमीन पर फैली जंग लगी क्रॉस रेल्स को रोशन कर रही थीं। हवा में एक अजीब बदबू भरी हुई थी। हर दिशा से गुर्राने की आवाजें मेरे करीब आती जा रही थीं।
छायाओं के भीतर तेल जैसे हरे रंग की वी आंखों की जोड़ियां चमक उठीं। एक अकेला रैंक 1 विंड वुल्फ संभालना बहुत कठिन नहीं था, लेकिन जब पूरा झुंड मिलकर हमला करता तो अकेला पड़ जाने पर रैंक 2 एग्जीक्यूशनर की भी खाल उधड़ जाती। जिनका अपने लैकीज को लेकर किनारे की ऊंची जगह पर चढ़ गया। उसने अपना स्टाफ जमीन में गाड़ दिया। लपटें ऊपर उठीं और टूटी हुई दीवारों व खंडहरों को रोशन कर दिया। सबको यहाँ खींच लाया गया है। जिनका इस संतुष्टि से मुस्कुराया और उस वुल्फ पैक की ओर देखा जिसने मुझे निशाना बना लिया था। डरो मत, बस वहीं खड़े रहो और हिलो मत। एक अच्छा बेट बनो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। बहुत धन्यवाद यंग मास्टर जिन। मैं ठंडे लोहे के खंभे से टिक गया और मेरी आवाज पूरी तरह ईमानदार लग रही थी। पहला विंड वुल्फ हिला। उसकी धूसर परछाई अचानक तेज हो गई। हल्के विंड ब्लेड से घिरी वह सीधा मेरे गले की ओर झपटी। उसकी रफ्तार हैरान कर देने वाली थी। मैं न भागा, न ही मैंने बचाव के लिए हाथ उठाया। मैंने बस हल्का सा अपना सिर तिरछा किया। मेरी नजर झपटते हुए वुल्फ की छाया को पार करके दूर के एक अंधेरे कोने पर जा टिकी। वहां ऑरा की एक बेहद छिपी हुई लहर मौजूद थी। वह कोई स्टूडेंट नहीं था और बहुत शक्तिशाली था। मैंने तुरंत अपना ध्यान वापस सामने लौटाया। वुल्फ का पंजा मेरे गले से केवल 10 सेंटीमीटर दूर था। मैंने धीरे से अपनी दाहिनी तर्जनी उठाई। मेरी उंगली के सिरे पर एक बेहद छोटी क्रिस्टल जैसी साफ पानी की बूंद बन गई। वही महत्वहीन फ्रैंक एबिलिटी, हाइड्रेशन। पानी की वह बूंद बिना किसी आवाज के बिजली की तरह निकली और सीधे विंड वुल्फ की दाहिनी आंख की टीयर डक्ट में जा लगी। वुल्फ का सिर झटके से एक ओर मुड़ गया। अचानक उठी जलन ने उसकी दिशा बिगाड़ दी। उसका सिर मेरे पीछे मौजूद लोहे के खंभे से जोर से टकराया। एक भारी धप्पे की आवाज हुई और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरा घटनाक्रम 1 सेकंड से भी कम समय में खत्म हो गया। अंधेरे में छिपी वह ऑरा अचानक मेरी संवेदनाओं में हलचल करने लगी। कितनी तीक्ष्ण नजर है। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे होंठों का कोना लगभग अदृश्य रूप से ऊपर उठ गया। पैनल पर संख्या चुपचाप बदल गई। टिंग, स्लाइट सरप्राइज फ्रॉम अननोन ऑब्जर्वर डिटेक्टेड। शॉक वैल्यू +5, करंट accumulated वैल्यू 9.915 पॉइंट्स, 85 पॉइंट्स रिमेनिंग अंटिल 10,000। पर्याप्त नहीं, बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने सामने आग से खेल रहे जिनकाई की ओर देखा। असली प्रदर्शन तो अभी शुरू हुआ था। इस समय तक जिनकाई तीसरे विंड वुल्फ को भी मार चुका था। उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा, जो अभी भी दीवार के पास खड़ा था, और उसकी आंखों में एक अंधेरी चमक उभरी। उसने बगल में खड़े लैकी से धीमी आवाज में कुछ कहा। लैकी ने सिर हिलाया और अपनी छाती से एक छोटा सीलबंद शीशी निकाली। बोतल पर खोपड़ी का निशान बना था। बीस्ट लूरिंग पाउडर, एक प्रतिबंधित पदार्थ जो उच्च रैंक बीस्ट्स को आकर्षित करने के लिए बनाया गया था। जिनकाई ने अपने होंठों पर जीभ फेरी और अपनी नजर मुझ पर जमा दी। वह मुझे केवल स्केपगोट बनाना नहीं चाहता था। उसकी असली चाहत वह सिक्का था। वह जंग लगा सिक्का जो जोंग चेन के माता पिता पीछे छोड़ गए थे। जिन फैमिली के इंटेलिजेंस नेटवर्क ने बहुत पहले पता लगा लिया था कि उस सिक्के के भीतर एक बेहद अजीब एनर्जी फ्लक्चुएशन मौजूद है। एक एफ रैंक कूड़ा ऐसे खजाने का मालिक कैसे हो सकता था? उसके लिए इस दुनिया से गायब हो जाना ही बेहतर था। जिनकाई ने अपने लैकी को एक नजर दी। लैकी तुरंत समझ गया और चुपचाप मेरे पीछे की ओर सरकने लगा। उधर मैं अभी भी लोहे के खंभे से टिककर खड़ा था और उस सिक्के को लापरवाही से उछाल रहा था। सिक्का हवा में घूमता हुआ एक छाप बनाता रहा। उसकी जंग लगी सतह पर आग की रोशनी पड़ रही थी। उसी क्षण गहरे नीले रंग की एक हल्की चमक झलकी। वह चमक जंग की परतों के भीतर छिपी हुई थी। अगले ही पल वह गायब हो गई। किसी ने भी उसे नहीं देखा। आग की लपटों ने अंतिम विंड वुल्फ को भी निगल लिया। जिनकाई ने शानदार अंदाज में हाथ लहराया। उसके लैकीज तुरंत उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और चापलूसी करने लगे। यंग मास्टर जिन सचमुच महान है। रैंक फ्लेम एबिलिटी वाकई दबदबे वाली है। यही होता है असली जीनियस। कुछ लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ कोने में दुबक कर कांप सकते हैं। बोलने वाले ने जानबूझकर मेरी ओर तिरस्कार भरी नजर फेंकी। उस समय मैं बेहोश पड़े विंड वुल्फ के पास उकड़ू बैठा था और उत्सुकता से उसका कान छेड़ रहा था। जिनकाई ने चिंता से भरा चेहरा बनाया और मेरी ओर चल पड़ा। जोंग चेन, वह वुल्फ तुम पर बहुत तेजी से झपटा था। मेरे पास उसे रोकने का समय ही नहीं था। तुम घायल तो नहीं हुए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यंग मास्टर जिन। मैं खड़ा हुआ और अपने घुटनों से धूल झाड़ दी। वह वुल्फ बहुत तेज दौड़ रहा था और खुद ही दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। शायद उसकी नजर कमजोर थी और समय पर रुक नहीं पाया। खुद ही टकराकर बेहोश हो गया। आसपास खड़े लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिमाग में बस एक ही विचार आया, ये लड़का सचमुच बहुत किस्मत वाला है। जिनकाई ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। वह केवल एक रैंक 1 विंड वुल्फ था। अगर मैं किस्मत से उससे बच भी गया था
तो उससे क्या बदलने वाला था? असली घातक बैकअप प्लान अभी आना बाकी था। जिनकाई ने धीमी आवाज में अपने आदमियों को आदेश दिया, 5 मिनट आराम करो, उसके बाद हम कोर एरिया में आगे बढ़ेंगे। उसके बोलते ही एक लैकी पहले ही मेरे पीछे घूम चुका था। उसकी उंगलियों ने चीनी मिट्टी की शीशी का ढक्कन पकड़ा और चुपचाप घुमाकर खोल दिया। एक रंगहीन, बिना गंध वाला पाउडर धीरे धीरे नीचे बिखर गया और बिल्कुल सटीक तरीके से मेरी यूनिफॉर्म के कॉलर के अंदर चिपक गया। बीस्ट लूरिंग पाउडर रंगहीन और गंधहीन था, लेकिन फिर भी मुझे एनर्जी की बेहद हल्की गंध महसूस हुई, जैसे बासी एनर्जी और खनिज अवशेषों के मिलने से निकलने वाली महक। आंखों के कोने से मैंने उस लैकी के पीछे हटते हाथ को देखा, फिर जिनकाई के पाखंडी चिंता भरे चेहरे को। मेरे मन में सब कुछ आईने की तरह साफ था। पैनल पर संख्या अभी भी शांत रूप से टंगी हुई थी। केवल साधारण तिरस्कार अब ज्यादा पॉइंट्स नहीं दे सकता था, लेकिन अगर आगे जो होने वाला था वह पर्याप्त नाटकीय हुआ तो बात अलग थी। मैंने कोई आवाज नहीं निकाली और न ही उन्हें बेनकाब किया। मैं बस आज्ञाकारी बनकर टीम के साथ कोर एरिया की ओर बढ़ता गया। मेरे चेहरे पर तनाव और कायरता का बिल्कुल संतुलित भाव था। मेरी एक्टिंग पूरी तरह मैक्स लेवल पर चल रही थी। छायाओं में लगभग 30 मीटर दूर लांग यू एक लोहे की बीम पर बैठी हुई थी। उसका काला मिलिट्री कॉम्बैट कोट हवा में हल्का सा लहरा रहा था। वह मिलिट्री द्वारा गुप्त रूप से भेजी गई एग्जामिनर थी। कुछ समय पहले मैंने जो पानी की बूंद वुल्फ की आंख में मारी थी और उसे अंधा कर दिया था, वह सब उसने साफ साफ देखा था। दिलचस्प। लांग यू ने मन ही मन यही मूल्यांकन किया, लेकिन बस इतना ही। उसकी दिलचस्पी जिनकाई की गतिविधियों में ज्यादा थी। वह बीस्ट लूरिंग पाउडर की गंध पहचान चुकी थी। मिलिट्री द्वारा प्रतिबंधित वस्तु का स्टूडेंट असेसमेंट में दिखाई देना ही अपने आप में जिन फैमिली के लिए भारी सजा का कारण बन सकता था। फिर भी उसने उन्हें रोकने की जल्दी नहीं की। वह देखना चाहती थी कि जिनकाई आखिर कितनी दूर तक जाने वाला है। साथ ही वह यह भी देखना चाहती थी कि एक निराशाजनक परिस्थिति में मैं कौन सा चुनाव करूंगा। क्या मैं टूटकर मदद की भीख मांगूंगा या ऐसा उत्तर दूंगा जिसकी उसने कल्पना भी न की हो। फैक्ट्री के कोर एरिया के भीतर का स्थान अचानक खुला और विशाल हो गया। जमीन पर फैले हुए विशाल पंजों के निशान देखकर हर कोई सन्न रह गया। वे निश्चित रूप से किसी वुल्फ के नहीं थे। उन पंजों के निशानों की चौड़ाई आधे मीटर से भी अधिक थी। किनारों पर लगी स्टील प्लेट्स ऐसे फटी और बाहर की ओर मुड़ी हुई थीं जैसे वे केवल पतली टिन फॉइल हों। लैकीज के चेहरे डर से पीले पड़ गए। यंग मास्टर जिन, ये निशान कम से कम रैंक 2 या उससे ऊपर के बीस्ट के लगते हैं, है ना? जिनकाई ने तिरस्कार से नाक सिकोड़ ली। हुम्फ, किस बात से डर रहे हो? ज्यादा से ज्यादा कुछ रैंक 2 बीस्ट्स बचे होंगे। मैं अकेला ही उन्हें साफ कर सकता हूँ। ये कहते समय उसकी नजर जानबूझकर मेरी पीठ के कॉलर पर गई। बीस्ट लूरिंग पाउडर को असर दिखाने में 15 मिनट लगते थे। जल्द ही मेरे शरीर से निकलने वाली गंध एक सिग्नल फ्लेयर की तरह बन जाती और आसपास के 3 लीग क्षेत्र के हर बीस्ट को यहाँ खींच लाती। तब अगर इस अफरा तफरी में एक F रैंक कूड़ा मर भी जाता तो कौन परवाह करता? जिनका मन ही मन समय गिन रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान और भी शांत हो गई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि मेरी गणनाएं उससे कहीं अधिक सटीक थीं। 7 मिनट बीत चुके थे। अभी तक कोई रैंक 2 बीस्ट दिखाई नहीं दिया था। केवल 2 संभावनाएं थीं। पहली, इस क्षेत्र में वास्तव में कोई रैंक 2 बीस्ट मौजूद नहीं था। दूसरी, इस क्षेत्र पर किसी और भी उच्च रैंक के ओवरलॉर्ड का कब्जा था और रैंक 2 बीस्ट्स उसकी टेरिटरी में आधा कदम रखने की भी हिम्मत नहीं करते थे। मैंने जमीन पर मौजूद आधा मीटर चौड़े पंजों के निशानों को देखा, फिर ऊपर डोम की ओर नजर उठाई जहां अनियमित आकार के बड़े बड़े छेद बने हुए थे। वे प्राकृतिक ढांचे से नहीं बने थे। किसी चीज ने बाहर से सीधे छत को तोड़कर इस स्थान में प्रवेश किया था और तब से यही उसका अड्डा बन गया था। मेरी हार्ट बीट स्थिर थी, केवल 2 बीट्स पर मिनट। तभी जमीन बेहद हल्के से कांपने लगी। कंपन की फ्रीक्वेंसी इतनी कम थी कि उसे महसूस करना लगभग असंभव था, जैसे धरती के बहुत नीचे कोई विशाल हृदय धड़क रहा हो। लैकीज ने अभी तक कुछ महसूस नहीं किया था। जिनका अभी भी दूसरों के साथ हंस बोल रहा था, लेकिन मैं पहले ही उस कंपन को पहचान चुका था। वह दूर से नहीं आ रहा था, वह हमारे पैरों के ठीक नीचे से आ रहा था। मैंने सिर झुकाकर 2 रेल्स के बीच मौजूद अंधेरी दरार को देखा। उस घुप अंधेरे में अचानक 2 गहरे लाल क्रूर प्रकाश बिंदु प्रकट हुए। वे ऐसे लग रहे थे जैसे लाल तपते हुए लोहे के 2 गोले अंधेरे में जल रहे हों। वे आंखें थीं। मैंने धीरे से सिर उठाया और शांत स्वर में कहा, यंग मास्टर जिन, लगता है आपने उस चीज की डोज थोड़ी ज्यादा इस्तेमाल कर दी है। ये सुनते ही जिनकाई के चेहरे का रंग बदल गया। उसका भाव अचानक जम गया। स्टील की जमीन एक भयंकर धमाके के साथ फट गई। फर्श के बीचों बीच एक विशाल दरार खुल गई। टूटे हुए पत्थर और रेल के टुकड़े शॉकवेव की ताकत से हवा में उछल गए। भूमिगत दरार से एक विशाल बीस्ट जो आकार में छोटे ट्रक जितना बड़ा था, हिंसक तरीके से बाहर निकला। रैंक 2 बीस्ट, आयरन क्लैड राइनो। उसके पीछे दूसरा निकला, फिर तीसरा। केवल 5 सेकंड के भीतर 12 आयरन क्लैड राइनोज जमीन फाड़कर बाहर आ चुके थे। उन सभी की निगाहें मुझ पर जमी हुई थीं।
और अधिक सटीक रूप से कहें तो वे मेरी यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगे बीस्ट लूरिंग पाउडर की गंध को घूर रहे थे। लैकीज के होश उड़ गए। वे हाथ पैर मारते हुए पीछे की ओर भागने लगे। आग की रोशनी में चमकता जिनकाई का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। उसने सोचा था कि अधिक से अधिक 3 या 5 रैंक बीस्ट्स आकर्षित होंगे और फिर वह अफरा तफरी में मुझे मरवा देगा। लेकिन 12 यह अब किसी को केओस में मरवाने की साजिश नहीं थी। ये ऐसा डेथ ट्रैप था जिसे कोई भी साफ नहीं कर सकता था। सब लोग पीछे हटो, जिनकाई ने भर्राई हुई आवाज में दहाड़ लगाई और अपना स्टाफ जमीन पर दे मारा। आग की एक विशाल दीवार फर्श से उठी और कुछ समय के लिए राइनो हर्ड के रास्ते को रोक दिया। भागो! वह खुद मुड़ा और दौड़ पड़ा। कुछ कदम भागने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। डटे रहो, मैं रिइंफोर्समेंट्स लेकर आता हूँ। उसकी एक्टिंग काफी विश्वसनीय थी, लेकिन उसके पैरों की गति जरा भी धीमी नहीं हुई। मैं अकेला अपनी जगह खड़ा रहा और जिनकाई वो उसके लोगों को पैसेज की गहराइयों में गायब होते देखता रहा। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं भागा नहीं। मुझे शॉक वैल्यू चाहिए था। मुझे ऐसा प्रदर्शन चाहिए था जो पूरी तरह विस्फोटक हो। दर्शक 30 मीटर दूर स्टील की बीम पर मौजूद था। वह छिपी हुई ऑरा अब भी वहीं थी और राइनो हर्ड के प्रकट होने के बाद उसकी एनर्जी फ्लक्चुएशन पहले से कहीं तेज हो गई थी। सामने वाला व्यक्ति घबरा रहा था और ये सोच रहा था कि हस्तक्षेप करे या नहीं। मेरे लिए इतना ही काफी था। मैंने अपनी उंगलियां मोड़ी और तेजी से आसपास के टेरेन का निरीक्षण किया। जंग लगी रेल्स, गिर चुके सपोर्ट पिलर्स और आधा टूटा हुआ डोम। रेल्स की सतह पुरानी जंग से ढकी हुई थी और उनका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बेहद कम था। सपोर्ट पिलर्स पहले ही राइनोस के भूमिगत प्रहारों से हिल चुके थे और गिरने की कगार पर थे। डोम का टूटा हुआ हिस्सा ठीक राइनो हर्ड के ऊपर और थोड़ा बाईं ओर था। वहां से किसी भी समय मलबा गिर सकता था। फ्रैंक एबिलिटी हाइड्रेशन की सीमा लगभग 200 ml पानी कॉन्डेंस करने की थी। 12 आयरन क्लैड राइनोस के सामने यह मात्रा किसी खरोंच के बराबर भी नहीं थी, लेकिन मैंने कभी भी सामने से लड़ने का इरादा नहीं किया था। आग की दीवार बुझ गई। 12 आयरन क्लैड राइनोस एक साथ फट पड़े। उनके लोहे जैसे खुर जमीन को तोड़ते हुए मेरी ओर दौड़े। मैंने अपनी आंखें खोलीं। मैं पीछे नहीं हटा, बल्कि दाईं ओर कदम बढ़ाया और बिल्कुल सटीक तरीके से गिरे हुए स्टील क्रॉस बीम पर उतर गया। फिर मैं दौड़ पड़ा। भाग नहीं रहा था, बल्कि योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा था। स्टील के ढांचे के सहारे मैं राइनो हर्ड के फ्लैंक की ओर मौजूद रेल एरिया की तरफ दौड़ा। मेरा रूट बेहद चालाकी से चुना गया था। हर कदम राइनो की विजन के ब्लाइंड स्पॉट पर पड़ रहा था। केवल 3 सेकंड में मैं रेल्स तक पहुंच गया। मैंने दोनों हाथ उठाए। मेरी सभी 10 उंगलियों के सिरों से पानी की बूंदें निकलने लगीं। मेरी बची हुई पूरी एबिलिटी उसी पल खर्च हो गई। प्रोजेक्टाइल्स के रूप में नहीं, बल्कि कोटिंग के रूप में। बूंदें फैलकर एक बेहद पतली वाटर फिल्म में बदल गईं। वह फिल्म ठीक उन 3 रेल सेक्शंस पर बिछ गई जिनसे होकर राइनोस को गुजरना था। इतनी पतली कि लगभग दिखाई भी न दे, लेकिन उतनी पर्याप्त थी। पहले आयरन क्लैड राइनो का लोहे जैसा खुर वाटर कोटेड रेल पर पड़ा। पहले से चिकनी और जंग से पॉलिश हुई सतह पर वाटर फिल्म के प्रभाव से फ्रिक्शन लगभग शून्य हो गया। 3 टन वजनी आयरन क्लैड राइनो अचानक अपनी ट्रैक्शन खो बैठा। उसका विशाल शरीर बुरी तरह एक ओर फिसल गया। उसकी भयानक इनर्शिया ने उसे नियंत्रण से बाहर निकले हुए तोप के गोले में बदल दिया। वह सीधे बगल में मौजूद कमजोर सपोर्ट पिलर से जा टकराया। पिलर अपनी जड़ से टूट गया। उससे जुड़ा डोम बीम भी उसके साथ ढह गया। कई टन वजनी स्टील के टुकड़े ऊपर से बरस पड़े और पीछे आ रहे दूसरे तथा तीसरे आयरन क्लैड राइनो पर जा गिरे। चेन रिएक्शन शुरू हो चुका था। चौथा राइनो दूसरी वाटर फिल्म पर चढ़ा। 5वां और 6ठा उसके पीछे आए और आपस में टकराकर उलझ गए। बाकी राइनोज अपने साथियों के विशाल शरीरों से रुक गए। आर्मर प्लेट्स के टकराने की गर्जना पूरे फैक्ट्री में गूंज उठी। 12 सेकंड टियर आयरन क्लैड राइनोज का समन्वित चार्ज केवल 200 ml पानी की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया। अंधेरे में छिपी स्टील की बीम पर लांग चिंगसू पहले ही अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। तलवार की मूठ को पकड़ने वाली उसकी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थीं। उसके होंठ हल्के से खुले हुए थे। उसकी पुतलियां अपनी सीमा तक सिकुड़ गई थीं। फ्रैंक वाटर स्प्रे के साथ मैंने ऐसा कुछ किया था जो केवल कॉम्बैट नहीं था, वह बड़े पैमाने पर बैटलफील्ड कंट्रोल था। उसके भीतर जो भावना उमड़ी वह साधारण आश्चर्य नहीं थी, वह एक विशाल अनियंत्रित शॉक था। टिंग, एक्सट्रीम शॉक फ्रॉम द अननोन ऑब्जर्वर डिटेक्टेड। शॉक वैल्यू +80। करंट टोटल 9.9995। ओनली 5 पॉइंट्स रिमेन बिफोर 10,000। फिर मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी। जिनकाई वापस भाग कर आया था, इसलिए नहीं कि उसका जमीर जाग गया था, बल्कि इसलिए कि उस पैसेज को बीस्ट लूरिंग पाउडर से आकर्षित विंड वुल्व्स के एक और झुंड ने बंद कर दिया था। दोनों तरफ से फंस जाने के बाद और भागने का कोई रास्ता न बचने पर वह केवल वापस लौट सकता था। जिनकाई कोर जोन में घुसा, उसके सामने का दृश्य देखकर उसका दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया। 12 आयरन क्लैड राइनोस कबाड़ की तरह एक दूसरे के ऊपर ढेर बने पड़े थे और मैं बिना किसी चोट के उनके बीच खड़ा था, एक जंग लगे सिक्के को हवा में उछाल कर पकड़ रहा था। मेरी नजर मुड़ी और जिनकाई की आंखों से मिली। यंग मास्टर जिन, रिइंफोर्समेंट्स कहाँ हैं?
मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। जिनकाई के होंठ बुरी तरह कांप उठे। उसका दिमाग सामने की जानकारी को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। तुमने ये कैसे? वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि जमीन फिर से कांप उठी। इस बार कंपन दूर से नहीं आ रहा था, वह हमारे ठीक नीचे से आ रहा था। 12 आयरन क्लैड राइनोस के ढेर के नीचे, धरती की गहराई में, एकदम घोंट देने वाली रक्तिम किलिंग इंटेंट जमीन की दरारों से बाहर फूट पड़ी। डोम की छत का आखिरी सलामत हिस्सा भीतर से एक विशाल गहरे लाल हाथ द्वारा तोड़ दिया गया। धुएं और धूल के बीच टुकड़े तूफान की तरह नीचे गिरने लगे। एक विशाल काली छाया डोम के छेद से नीचे गिरी और जमीन पर आकर धम्म से उतरी। उस टक्कर ने सभी को लड़खड़ा दिया। 5 मीटर ऊंचा, उसका पूरा शरीर खुरदुरी गहरे लाल त्वचा से ढका हुआ था। उसकी लाल आंखों में कोई पुतली नहीं थी, केवल शुद्ध दुष्टता थी। पीक 3rd टियर लॉर्ड क्लास बीस्ट, ब्लडथर्स्टी डीमन एप, जिनका एक स्टाफ उसके हाथ से फिसल गया। फिर मैं लोहे के खंभे के पीछे से बाहर निकला और डीमन एप की ओर चल पड़ा। लांग चिंग सू की पुतलियां अचानक फैल गईं। एक एफ रैंक पीक 3rd टियर लॉर्ड का सामना करते हुए वास्तव में आगे बढ़ रहा था। उस क्षण उसकी सारी ट्रेनिंग, उसके सारे प्रयास और उसका पूरा बैटलफील्ड एक्सपीरियंस उसके सामने के दृश्य को समझाने में असफल रहे। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया, फिर बुरी तरह धड़कने लगा। पैनल पर अंतिम संख्या बदल गई। डिंग। एक्सट्रीम डिस्पेयर फ्रॉम लांग चिंग सू डिटेक्टेड। शॉक वैल्यू +150. Current total 10,045. Activation condition fulfilled. The All Things Ascension system is officially activated. हल्का नीला पैनल मेरी आंखों के सामने सुनहरी रोशनी में फट गया। दूसरी सुनहरी रोशनी पैनल से निकली। मेरी दृष्टि पूरी तरह निगल ली गई। All Things Ascension system officially activated. Host's current ability, Frank Water Spray. Available ascensions. 1. Spend 8,000 shock value to ascend. फ्रैंक एबिलिटी वाटर स्प्रे। मैंने एक पल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। असेंड। जैसे ही मेरी इच्छा पैनल पर उतरी, धूसर अक्षरों में लिखा फ्रैंक वाटर स्प्रे बुरी तरह कांपने लगा। पुराने शब्द टूटकर बिखर गए। Ascension successful. Congratulations, host. You have obtained the unique Ultra SS rank ability, Poseidon's Wrath. Ability description: meeting the source of all waters. You command the spring of the sea god. Water is the first element of heaven and earth. It can attack, defend, and transform all things. No range limit, no upper limit to power. Current shock value balance 9,000 vertilize. सुनहरी रोशनी बिखर गई। मैंने वास्तविक दुनिया को फिर से देखा। आधे सेकंड से भी कम समय बीता था। डीमन एप मेरी ओर दूसरा कदम बढ़ा रहा था। उसका विशाल पैर रेल पर उतरा। उसका विशाल हाथ पहले ही नीचे आ रहा था। उसकी छाया ने मेरे पूरे शरीर को ढक लिया। मैं नहीं भागा, मैंने सिर उठाया। डीमन एप ने मेरी आंखों में बदलाव साफ देखा। मेरी पहले काली पुतलियों के केंद्र से एक गहरा नीला रंग फैल रहा था, समुद्र का रंग। मैंने कहा, पानी का उपयोग इस तरह नहीं किया जाता। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी। मैंने अपनी उंगलियां चटकाईं। मेरी दाहिनी तर्जनी और मध्यमा उंगली आपस में टकराईं और एक छोटी, साफ आवाज पैदा हुई। फिर पूरी दुनिया शांत हो गई, शारीरिक अर्थों में शांत। 100 मीटर के दायरे के भीतर सारी आवाजें एक ही क्षण में गायब हो गईं। ध्वनि की जगह जिसने ली वह थी वाटर रेजोनेंस। स्टील वर्क्स के खंडहरों में बची हुई हर बूंद नमी, जंग के छिद्रों के भीतर मौजूद हर बूंद, जमीन की दरारों के भीतर मौजूद हर बूंद और हवा में मौजूद हर मुक्त वाटर मॉलिक्यूल को उसी क्षण एक आदेश प्राप्त हुआ। वे हिलने लगे, वे हर दिशा से इकट्ठा होने लगे। मेरे पैरों के नीचे नीले पैटर्न्स के वृत्त बाहर की ओर फैलने लगे। वे लहरों जैसे थे, किसी प्राचीन फॉर्मेशन डायग्राम जैसे। डीमन एप का विशाल हाथ अब भी मेरे सिर से कुछ मीटर ऊपर था। उसने अपनी पूरी ताकत से उसे नीचे दे मारा। ठीक उसी क्षण जब वह विनाशकारी प्रहार नीचे गिरा, मेरे पैरों के नीचे बने नीले पैटर्न से 10 मीटर चौड़ा एक जल नीला प्रकाश स्तंभ आकाश की ओर फूट पड़ा। कोई चेतावनी नहीं, कोई चार्जअप नहीं। उस स्तंभ के भीतर समुद्री जल अत्यधिक गति से घूम रहा था। डीमन एप का विशाल हाथ वाटर पिलर से टकराया और रुक गया। धीरे धीरे नहीं, बल्कि पूर्ण गति से शून्य पर एक ही क्षण में। अत्यधिक गति से घूमती जलधारा ने उसकी हथेली पर एक उथला घाव बना दिया। सुनहरा तरल बाहर बह निकला। पहली बार डीमन एप की लाल आंखों में उलझन दिखाई दी। यह मानव शावक, जो एक चींटी से थोड़ा ही बड़ा था, पानी से उसकी हथेली पर घाव बना चुका था। डीमन एप ने अपना हाथ घुमाया और वाटर पिलर को हटाने की कोशिश की। कुछ सेकंड के अंश के लिए वाटर पिलर बिखर गया, फिर वह तुरंत दोबारा संघनित हो गया। तरल का कोई स्थायी आकार नहीं होता, उसे बिखेरना निरर्थक था। वह तुरंत फिर से बन जाता। हो गया, मेरी आवाज वाटर पिलर के केंद्र से आई। अब मेरी बारी है। मैंने अपना दायां हाथ उठाया और अपनी 5 उंगलियां हल्का सा फैला दी। टूटे हुए डोम के पार का आकाश रंग बदलने लगा।
केवल 3 सेकंड में धूसर सफेद आसमान गहरे नीले वर्षा मेघों से ढक गया। बादल और तेजी से घूमने लगे और एक विशाल भंवर बन गया। डोम के टूटे हुए हिस्से से अब धूसर सफेद धूप नहीं आ रही थी, वहां से पानी उतर रहा था। एक विशाल लहर आकाश से नीचे आई, वह हवा में विभाजित हुई, फिर दोबारा जुड़कर एक विशाल हथेली में बदल गई। पानी से बनी एक हथेली, वह ऊपर से गिरी और सटीक तथा अटल रूप से ब्लडथर्स्टी डीमन एप की गर्दन को जकड़ लिया। 5 मीटर ऊंचा डीमन एप उस विशाल वाटर पाल्म के भीतर जकड़कर स्थिर हो गया। वह संघर्ष करने लगा। उसके दोनों हाथ पागलों की तरह वाटर पाल्म पर प्रहार कर रहे थे। हर प्रहार एक दरार खोल देता, लेकिन हर दरार 0.1 सेकंड के भीतर नई जलधाराओं से भर जाती। पानी की कोई कमजोरी नहीं होती, क्योंकि पानी का कोई स्थायी शरीर नहीं होता, इसलिए उसे तोड़ा नहीं जा सकता। मेरी नीली आंखें फंसे हुए डीमन एप को देख रही थीं। पैनल पर मौजूद संख्याएं पागलों की तरह बदल रही थीं। डिंग, सुपर शॉक फ्रॉम लैंग चिंगसू डिटेक्टेड। शॉक वैल्यू पल्स 200। डिंग, extreme fear and cognitive collapse from Jin Kai detected. Shock value 150. Ding, mental breakdown from an unknown follower detected. Shock value plus 80. Ding, multiple observers behind remote monitoring equipment detected in collective shock. Shock value pi 500. Current shock value balance 9.975. संख्या लगातार बढ़ रही थी। डीमन एप का संघर्ष कमजोर पड़ने लगा था, इसलिए नहीं कि उसने हार मान ली थी, बल्कि इसलिए कि वाटर पाम की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही थी। फिर भी उसकी वाइटैलिटी समाप्त नहीं हुई थी। पीक 3rd टियर लॉर्ड की लाइफ फोर्स किसी भी चीज से अधिक दृढ़ थी जिसका मैंने पहले सामना किया था। मैं केवल धीरे धीरे उसे खत्म कर सकता था, लेकिन डीमन एप ने संघर्ष करना बंद नहीं किया। उसने अपना विशाल मुंह खोला और रक्तिम किलिंग एनर्जी की एक लहर बाहर उगली। वह शक्ति सीधे वाटर पाम से टकराई। पानी में 3 मीटर चौड़ा छेद खुल गया, लेकिन वह छेद 0.2 सेकंड से भी कम समय तक रहा। आसपास का पानी तुरंत भर गया। मैंने हल्का सा सिर तिरछा किया। मैंने एक विवरण पर ध्यान दिया। जिस क्षण डीमन एप ने किलिंग एनर्जी ब्लास्ट छोड़ा, उसकी गर्दन की गहरी लाल त्वचा गहरे क्रिम्जन से बदलकर फीकी लाल हो गई। वह अपने कोर एसेंस का उपयोग करके लड़ रहा था। मैंने अपने चेहरे से सहज भाव हटा दिया। इसे लंबा खींचना निरर्थक था। हर अतिरिक्त सेकंड लांग चिंगसू की चोटों को और गंभीर बना रहा था। डिसइंटीग्रेट, केवल 2 शब्द। विशाल वाटर पाल्म ने आदेश का पालन किया। वह न तो कसी और न ही कुचली, वह विभाजित हो गई। केवल 1 सेकंड के भीतर वह विशाल हथेली 10,000 से अधिक सूक्ष्म जलधाराओं में टूट गई। प्रत्येक केवल 1 उंगली जितनी मोटी थी, लेकिन इतनी तेज गति से घूम रही थी कि नंगी आंख उनका पीछा नहीं कर सकती थी। हाई प्रेशर वाटर ब्लेड्स, 10,000 से अधिक हाई प्रेशर वाटर लाइंस एक साथ हर दिशा से काटने लगीं। डीमन एप की गहरी लाल त्वचा व आर्मर ग्रेड डिफेंस, जिस पर लांग चिंगसू की एस रैंक फ्रिजिड अरे केवल एक हल्का सफेद निशान छोड़ पाई थी, वाटर लाइंस के पहले स्वीप से ही 3 मिलीमीटर गहराई तक कट गई। दूसरा स्वीप 7 मिलीमीटर गहरा गया। तीसरा सीधे मसल लेयर तक पहुंच गया। डीमन एप ने पहली बार एक असली चीख निकाली। वह पागलों की तरह संघर्ष करने लगा, लेकिन वाटर लाइंस ठोस नहीं थीं। मुक्कों से उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता था। उसके मुक्के वाटर लाइंस के आर पार निकल जाते। वाटर लाइंस उसके गुजरते ही अलग हो जाती और अगले ही क्षण फिर जुड़कर काटना जारी रखती। केवल 3 सेकंड में डीमन एप का दाहिना हाथ कंधे के जोड़ से अलग होकर गिर गया। उसे एक बार से नहीं काटा गया था, उसे 10,000 वाटर लाइंस ने एक साथ सर्जिकल प्रिसीजन के साथ काट डाला था। डीमन एप की चीख का स्वर बदल गया। अब उसमें केवल मृत्यु का भय बचा था। 5 सेकंड बाद वाटर लाइंस ने अंतिम हमला पूरा कर लिया। मैंने अपना दाहिना हाथ ढीला छोड़ दिया। जिस क्षण मेरी 5 उंगलियां बंद हुईं, सभी वाटर लाइंस एक साथ सिकुड़ गईं और फिर विस्फोट कर गईं। सुनहरी रोशनी की वर्षा पूरे आकाश में फैल गई। पीक 3rd टियर लॉर्ड क्लास ब्लडथर्स्टी डीमन एप असंख्य प्रकाश कणों में बिखर गया। सुनहरी रोशनी की वह बारिश अपने आप मेरे शरीर से 10 सेंटीमीटर दूर मुड़ गई। मुझे छुए बिना मेरे पीछे जमीन पर गिरती रही। मेरी स्कूल यूनिफॉर्म चमकदार रूप से साफ थी। कोर जोन शांत हो गया, सचमुच शांत। मुट्ठी जितना बड़ा एक गहरा लाल क्रिस्टल कोर हवा से नीचे गिरा और मेरे सामने आकर रुका। मैं झुककर बैठ गया, क्रिस्टल कोर उठाया और उसे अपने ट्राउजर पॉकेट में उस जंग लगे सिक्के के साथ रख लिया। फिर मैं खड़ा हुआ और जिनकाई की ओर मुड़ा। वह जमीन पर ढहकर बैठा था। उसके स्टाफ के टूटे हुए टुकड़े अब भी उसके दाहिने हाथ में धंसे हुए थे। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं। उसकी पुतलियां सुई की नोक जितनी सिकुड़ चुकी थीं। मैं उसके पास चला गया। मेरी यूनिफॉर्म पर धूल का एक कण नहीं था। मेरे चेहरे पर पसीने की एक बूंद नहीं थी। मैं शांत भाव से उसके सामने बैठ गया। मिस्टर जिन, जिनकाई के दांत और जोर से कटकटाने लगे। बीस्ट लूरिंग पाउडर काफी अच्छा था।
अगली बार अपने साथ एंटीडोट भी रखना, एहतियात के लिए। जिनकाई की आंखों में बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ये एक इल्यूजन होना चाहिए। ये जरूर इल्यूजन है। फ्रैंक, तुम्हारा फ्रैंक वाटर स्प्लैश, ये कैसे संभव है? उसने अपने सही सलामत बाएं हाथ को उठाया और अपने चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। उसकी आवाज पूरे खुले क्षेत्र में गूंज गई। लेकिन यह सपना नहीं था। मैंने उसे 2 सेकंड तक देखा और फिर खड़ा हो गया। खुद को मारना बंद करो, तुम्हारा चेहरा सूज जाएगा। ये कहने के बाद मैंने जिनकाई को देखना बंद कर दिया और लांग चिंग सू की ओर मुड़ गया। पैनल पर शॉक वैल्यू लगातार बढ़ रही थी। डिटेक्टेड, जिनकाई's entire world view has collapsed. शॉक वैल्यू 300। लांग चिंग सू अब भी एक घुटने पर बैठा हुआ था। उसकी 2 वाइब्रेटिंग ब्लेड्स जमीन में धंसी हुई थीं और वही उसका सहारा थीं। उसकी सांसें छोटी और भारी थीं, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। वे बर्फीली नीली आंखें मेरी ओर देख रही थीं। उनमें बहुत कुछ एक साथ भरा हुआ था। शॉक, डाउट, स्क्रूटनी। तुम्हारी एबिलिटी फ्रैंक नहीं है। उसकी आवाज भारी और बैठी हुई थी। मैं उससे 3 कदम दूर रुक गया। 10 मिनट पहले तक थी। लांग चिंगसू चुप हो गया। उसके पास 100 सवाल थे, लेकिन उसकी ट्रेनिंग उसे बता रही थी कि यह पूछताछ का समय नहीं है। तुम उस पावर को कितनी देर तक बनाए रख सकते हो? उसने सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा। मेरे शरीर की एबिलिटी रिजर्व इस लड़ाई में केवल लगभग 30% ही खर्च हुई थी। काफी देर तक। लांग चिंगसू ने सिर हिलाया। फिर उसने एक निर्णय लिया। उसने अपने कोट की अंदरूनी जेब से एक कॉम्पैक्ट कम्युनिकेटर निकाला और इमरजेंसी चैनल के लिए लाल बटन दबा दिया। यह लांग चिंगसू है, IDS 017। उसकी आवाज में फिर से एक सोल्जर की दृढ़ता लौट आई। जांघा के पूर्वी उपनगरों में स्थित अबैंडन्ड स्टील मिल असेसमेंट जोन में लेवल S या उससे ऊंची इमरजेंसी हुई है। एक पीक 3rd टियर लॉर्ड क्लास ब्लड थर्स्टी डीमन एप को पराजित कर दिया गया है या गंभीर रूप से घायल किया गया है। घटनास्थल पर घायल स्टूडेंट्स मौजूद हैं। कम्युनिकेटर के दूसरी ओर 3 सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर एक मध्यम आयु के व्यक्ति की संयमित आवाज सुनाई दी। पीक 3rd टियर लॉर्ड पराजित हो गया। लांग चिंगसू, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है? कंफर्म्ड। क्या तुमने उसे हराया? लांग चिंगसू ने मेरी ओर देखा। मैं जमीन पर उकड़ूं बैठा था। अपनी जेब से वह जंग लगा सिक्का निकालकर मनोरंजन के लिए उछाल रहा था। सुनहरी रोशनी पूरे क्षेत्र में फैलने के बाद कोर जोन पूरी तरह बिखर चुका था और मैं उस विनाश के केंद्र में बैठा हुआ था, बिल्कुल साफ सुथरा, मानो बोर हो रहा हूं। मैंने नहीं, लांग चिंगसू ने कहा। तो फिर किसने? दूसरी ओर से आवाज तुरंत आई। जिसने उसे हराया है वह कॉम्बैट असेसमेंट में भाग लेने वाला एक स्टूडेंट है। दूसरी ओर वाला व्यक्ति कुछ कहने ही वाला था कि लांग चिंगसू ने उसे बीच में रोक दिया। उसकी आवाज पूरी तरह सपाट थी। उसकी रजिस्टर्ड अवेकनिंग एबिलिटी लेवल फ्रैंक है। कम्युनिकेटर 5 सेकंड तक बिल्कुल शांत रहा। फिर एक साफ टूटने की आवाज सुनाई दी। एक टी कप टूट गया था। जियांजो मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न सबर्ब ब्रांच के अंडरग्राउंड लेवल 3 मॉनिटरिंग सेंटर में दीवार पर 24 हाई डेफिनेशन स्क्रीन्स लगी हुई थीं। स्क्रीन 7 अबैंडन्ड स्टील मिल जोन से जुड़ी हुई थी। उस समय उस स्क्रीन के सामने 11 लोग खड़े थे। उनमें ब्रांच का सर्वोच्च कमांडर मेजर जनरल युआ शेनशिन भी शामिल था। बूढ़ा आदमी 62 वर्ष का था, दुबला और कठोर शरीर वाला, जिसने एक धूसर लंबा रोब पहन रखा था। आधा मिनट पहले तक उसके बाएं हाथ में एक टी कप था। अब टूटे हुए पोर्सलेन के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखरे पड़े थे। सभी की निगाहें स्क्रीन 7 पर जमी हुई थीं। स्क्रीन पर दिखाई जा रही फुटेज पहले ही रिप्ले मोड में डाल दी गई थी। डीमन एप के प्रकट होने के क्षण से लेकर वाटर जायंट हैंड के अचानक प्रकट होने, वाटर लाइन अटैक और गोल्डन लाइट के बिखरने तक हर फ्रेम को स्लो मोशन में बदलकर 3 बार चलाया जा चुका था। इमेज के दाहिने हिस्से में मौजूद एनर्जी डिटेक्शन डेटा कॉलम उस क्षण लाल एक्सक्लेमेशन मार्क्स के समुद्र में बदल गया था जब डीमन एप मारा गया। टेक्निकल टीम के प्रमुख फांग युन की आवाज थोड़ी सुन्न थी। ये पूरी सीमा पार कर गया। हमने टाइप 7 एनर्जी डिटेक्टर लगाया था। उसकी मेजरमेंट सीलिंग SS रैंक के बराबर है। आज यह केवल मैक्स आउट नहीं हुआ, ये पूरी तरह ओवरफ्लो कर गया। पीक वैल्यू कम से कम SS रैंक सीलिंग से 40% ऊपर चली गई। मॉनिटरिंग सेंटर में कोई नहीं बोला। वह शेनशिन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कूल यूनिफॉर्म पहने स्टूडेंट को घूरता रहा। रिप्ले उसी क्षण पर रुका हुआ था जब लड़ाई समाप्त हुई थी। गोल्डन लाइट गिरने के बाद मैं कोर जोन के बीच में बैठा सिक्का उछाल रहा था। उसकी फाइल निकालो, हुआ शेनशिन ने कहा। 30 सेकंड बाद मेरी स्टूडेंट फाइल मेन स्क्रीन पर दिखाई गई। नेम जोंग चेन, एज 17, अवेकन लेवल फ्रैंक, एबिलिटी वाटर स्प्लैश, नोट्स नन। ये बहुत ज्यादा साफ है। हुआ शेनशिन की नजर फाइल से हटकर फिर रिप्ले पर चली गई। इमेज में वाटर जायंट हैंड आकाश से नीचे उतर रही थी। सच कहें तो वह दृश्य किसी क्लासिकल म्यूरल की सुंदरता रखता था। SSS रैंक से भी ऊपर। फांग युन ने अपने डेटा को दोबारा जांचते हुए कहा, जनरल यूए,
जहां तक मुझे पता है पूरे हैक्सिया फेडरेशन में वर्तमान में केवल 3 रजिस्टर्ड एसएसएस रैंक अवेकेंड हैं और एसएसएस रैंक से ऊपर के लिए केवल एक सैद्धांतिक शब्द मौजूद है, मिथिक क्लास। लेकिन वह अवधारणा पिछले 20 वर्षों से केवल रिसर्च पेपर्स में ही मौजूद रही है। अब हमारे सामने एक वास्तविक उदाहरण है। हुआ शेनशिन झुका और टूटे हुए टी कप का एक टुकड़ा उठाया। फांग यून, इस फुटेज का एन्क्रिप्शन लेवल हाईएस्ट ग्रेड पर बढ़ा दो। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति सुन ले। इस क्षण से तुम लोगों ने जो कुछ भी देखा है वह लेवल 1 क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है। किसी भी अनऑथोराइज्ड पर्सन को इसके बारे में बताया गया तो मिलिट्री लॉ के अनुसार कार्रवाई होगी। यस, 10 लोगों ने एक साथ उत्तर दिया। हुआ शेनशिन सीधा खड़ा हुआ और उसने लंग चिंगसू से जुड़े चैनल को अपने नियंत्रण में ले लिया। जनरल हुआ, दूसरी ओर से आवाज आई। वह स्टूडेंट अभी कहाँ है? मेरे पास ही है। थोड़ी देर का विराम आया। वह आयरन क्लैड राइनोस को पलट रहा है। हुआ शेनशिन कुछ क्षण के लिए जम गया। वे आयरन क्लैड राइनोस पहले वाटर फिल्म के कारण पलटकर एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गए थे। कुछ राइनोस नीचे दब गए हैं और खुद को पलट नहीं पा रहे। वह उनकी मदद कर रहा है। लांग चिंगसू की आवाज में कुछ अजीब था। वह व्यंग्य नहीं था, वह किसी ऐसी बेतुकी बात जैसा था जिसे उसका दिमाग स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह शेनशिन ने राइनोस पलटने वाली बात को आगे नहीं बढ़ाया। लांग चिंगसू, तुम्हारी चोटें कैसी हैं? 3 पसलियां गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हैं। आंतरिक अंगों को चोट पहुंची है, लेकिन मैं काम करने में सक्षम हूँ। रीइंफोर्समेंट्स और मेडिक्स निकल चुके हैं। वे 6 मिनट में पहुंच जाएंगे। ध्यान से सुनो, रीइंफोर्समेंट्स के पहुंचने से पहले उस स्टूडेंट के प्रति कोई भी धमकी भरा शब्द या कार्रवाई मत करना। उससे पूछताछ मत करना। उसकी मूवमेंट फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट मत करना। समझे? अंडरस्टूड। और एक बात, असेसमेंट के दौरान जिन काय ने बीस्ट लूरिंग पाउडर का उपयोग किया था, क्या तुमने देखा? मैंने पूरी प्रक्रिया देखी। अच्छा, एविडेंस और कम्युनिकेशन रिकॉर्ड दोनों सुरक्षित रखो। हुआ शेनशिन मॉनिटरिंग रूम के बीच में खड़ा रहा। उसकी नजर अब भी स्क्रीन 7 पर जमी हुई थी, जहां फ्रीज फ्रेम में वही स्टूडेंट दिखाई दे रहा था। उसके बगल में खड़े एक स्टाफ ऑफिसर ने सावधानी से पूछा, जनरल यूए, हमें इस स्टूडेंट को कैसे हैंडल करना चाहिए? हैंडल? हुआ शेनशिन की भौहें सिकुड़ गईं। हैंडल किस बात का? उसने पलटकर पूछा। 17 साल का एक बच्चा जिसे सबसे निचली क्लास में कैनन फॉडर की तरह आगे धकेल दिया गया था। उसके क्लासमेट्स ने उसके कपड़ों पर बीस्ट लूरिंग पाउडर लगाया और उसी मौके का फायदा उठाकर उसे खत्म करने की योजना बनाई। उन परिस्थितियों में उसने अपनी छिपी हुई अवेकेंट पावर प्रकट कर दी और तुम उसे सिक्योरिटी रिस्क कह रहे हो? स्टाफ ऑफिसर ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। हुआ शेनशिन कम्युनिकेशंस कंसोल तक गया और खुद रिसीवर उठा लिया। वह एक क्षण रुका। मुझे गैंगजा अवेकन एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो से जोड़ो, फिर फेडरल मिलिट्री ब्रांच से जोड़ो और अंत में 3rd अवेकेंड एकेडमी के डीन से संपर्क कराओ। वही डीन जिसने उस स्टूडेंट को सबसे निचली क्लास में भेजा था। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन मॉनिटरिंग सेंटर का तापमान मानो फिर कुछ डिग्री गिर गया। उसी समय अबैंडन्ड स्टील मिल के कोर जोन में मैं सचमुच आयरन क्लैड राइनोस को पलटने में मदद कर रहा था। 12 सेकेंड टियर आयरन क्लैड राइनोस इतने आज्ञाकारी थे कि लांग चिंगसू को लगा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है। मैंने पानी की एक धारा से ऊपर पड़े राइनो की कमर को लपेटा और उसे धीरे से पलट दिया। जमीन पर उतरते ही राइनो ने अपने शरीर को झटका और सिर झुकाकर मेरे हाथ से रगड़ने लगा। रगड़ना बंद करो, तुम्हारी लार मेरे वाटर स्प्लैश से भी बदतर है। राइनो ने फिर रगड़ा। मैंने उसका सिर दूर धकेल दिया। कोर जोन में कुछ सेकंड के लिए हवा रुक गई, फिर दोबारा चलने लगी और बची हुई एनर्जी वेव्स को हर दिशा में धकेलने लगी। मैंने लॉर्ड क्रिस्टल कोर को अपनी हथेली में 2 बार घुमाया और फिर उसे वापस जेब में रख लिया। मेरी नजर पूरे खंडहर पर घूमी। जो अब भी जीवित था उनमें एक जियान था। वह फर्नेस के पीछे सिकुड़ा हुआ बैठा था और ऐसे कांप रहा था जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। फिर जिनकाई था। वह एक टूटे हुए पिलर से टिका हुआ था। उसका दिमाग 70 या 80% तक टूट चुका था, लेकिन वह अभी जीवित था। मैं उसकी ओर बढ़ा। मेरे कदम नपे तुल्ले थे। मेरे जूतों के नीचे बजरी चटक रही थी। हर आवाज खाली फैक्ट्री में दूर तक गूंज रही थी। 2 मीटर, फिर 1.5 मीटर। मैं उसके सामने बैठ गया। इस दूरी पर पेशाब और पसीने की मिलीजुली बदबू सीधे मेरे चेहरे पर आ रही थी। मैंने भौं तक नहीं सिकोड़ी। जिनकाई के दांत कटकटाने लगे। मेरे सवालों का ठीक से जवाब दो और यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा। यह मामला खत्म हो जाएगा। ये शब्द उसके टूटे हुए दिमाग पर हथौड़े की तरह गिरे और उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया। ठीक है, ठीक है, जो भी तुम पूछना चाहो। बीस्ट लूरिंग पाउडर, ये किसका विचार था? मेरे सेकंड अंकल का। जिनकाई ने एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जिन परिवार की सेकंड ब्रांच के जिन यूएनटिंग का। उसने मुझसे कहा था कि असेसमेंट के दौरान तुम्हें खत्म कर दूं और कारण था तुम्हारा वह सिक्का। जिनकाई की नजर मेरी जेब पर गई, फिर तुरंत ऐसे हट गई जैसे उसे जला दिया गया हो। मेरे सेकंड अंकल ने कहा था कि उस सिक्के के भीतर एक एनर्जी फ्लक्चुएशन सील है, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा। उसकी कीमत एक ए रैंक सीक्रेट रेल्म की पूरी उपज से भी अधिक है। मेरी जेब के भीतर मेरा दाहिना हाथ सिक्के की जंग लगी सतह को सहला रहा था। एक ए रैंक सीक्रेट रेल्म की कीमत 15 बिलियन से शुरू होती है।
कोई आश्चर्य नहीं कि वे शांत नहीं बैठ सके। और कौन जानता है, सिर्फ मेरे सेकंड अंकल और मैं। उसने कहा था कि फैमिली हेड को मत बताना, और ओल्ड पेट्रियार्क को तो बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो वे इसे अपने लिए ले लेंगे। मैंने वह सब पूछ लिया था जिसकी मुझे जरूरत थी। जिनका मेरे चेहरे को घूर रहा था, उसमें किसी ऐसे संकेत की तलाश कर रहा था जिससे उसे लगे कि मैं संतुष्ट हूं और शायद वह जीवित बच जाएगा। उसे वह संकेत मिल गया, या यूं कहें कि उसे लगा कि मिल गया है। मेरे होंठों का कोना हल्का सा हिला। वह मुस्कान काफी कोमल लग रही थी। ब्रदर चैन, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें मेरे सेकंड अंकल से निपटने में मदद करूंगा। मैं तुम्हें जिन फैमिली के रिसोर्सेज भी दिला सकता हूँ। मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया। उस हाथ में कोई पानी इकट्ठा नहीं हुआ। मेरी 5 उंगलियां खुलीं और धीरे से उसके सिर के ऊपर टिक गईं। दबाव बहुत हल्का था। तुमने जो कुछ कहा मैं सब याद रखूंगा। मेरी आवाज मेरे हाथ से भी हल्की थी। बहुत उपयोगी था, धन्यवाद। जिनकाई उस धन्यवाद से उलझ गया, लेकिन उसके बाद आने वाले शब्द कभी उसके मुंह से बाहर नहीं निकले। मेरे दाहिने हाथ की उंगलियों के पोर जिनकाई के कान के पीछे की त्वचा पर टिके, जो सिर के सबसे कमजोर बिंदुओं में से एक था, और मैंने पानी की एक महीन धारा निकाली। उसका व्यास 0.8 मिलीमीटर था, मानव बाल की सबसे पतली लट से भी पतला। वह वाटर थ्रेड भीतर प्रवेश कर गया और वाइटल पॉइंट को नष्ट कर दिया। जिनकाई की पुतलियां उसी अंतिम भ्रमित दृष्टि पर स्थिर हो गईं। उसका मुंह आधा खुला रह गया, उसका शरीर गिरा नहीं। पिलर और रेल ने उसकी निर्जीव मुद्रा को सहारा दे रखा था, जिससे वह जीवित अवस्था से अलग दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी प्रक्रिया में आधे सेकंड से भी कम समय लगा। मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया। अंगूठे की हल्की हरकत के साथ मेरी उंगलियों के सिरे पर मौजूद पानी की बूंद नीचे मलबे की एक दरार में गिर गई। उसके बाद सफाई का काम शुरू हुआ। मैं झुका और नाखून जितने आकार का गहरे लाल रंग का एनर्जी शार्ड उठाया, फिर उसे जिनकाई की दाहिनी कनपट्टी के ऊपर बने घाव में दबा दिया। वह घाव तब बना था जब डीमन एप के जमीन फाड़कर निकलने पर उड़ते हुए मलबे का टुकड़ा उससे टकराया था। एनर्जी शार्ड को घाव में लगाने के बाद उसका कोण बाहर की ओर 20 डिग्री ऊपर और अंदर की ओर नीचे था, बिल्कुल उसी ट्रेजेक्टरी से मेल खाता हुआ जैसा किसी विस्फोट की शॉक वेव से उड़कर आए हाई स्पीड शार्ड का होता। क्योंकि मृत्यु का कारण स्पष्ट था, ट्रेजेक्टरी उचित थी और फिजिकल एविडेंस पर्याप्त था, क्वालिफाइड। मैं फर्नेस के पीछे गया। जयान अपने शरीर को एक गेंद की तरह मोड़कर बैठा था। दोनों हाथ सिर पर थे और उसके शरीर की हर मसल कांप रही थी। हे! जयान झटके से हिला। उसकी बाहों के बीच की दरार से एक खून से भरी आंख दिखाई दी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं उसके सामने बैठ गया। जब रेस्क्यू टीम आए और सवाल पूछे तो सच बताना। असेसमेंट के दौरान एक 3rd टियर बीस्ट प्रकट हुआ, ऑफिसर लैंग चिंग सू, और तुम सबने मिलकर उससे लड़ाई की। तुम कोने में छिपे रहे और कुछ नहीं किया। जियान ने मेरे हर शब्द को अपने दिमाग में 2 बार दोहराया। और जहां तक जिनकाई की बात है, मैंने रेलवे ट्रैक्स की ओर ठुड्डी से इशारा किया। लड़ाई के दौरान उसे डीमन एप के एनर्जी शार्ड ने सिर में मारा। तुमने ये अपनी आंखों से देखा। जियान मुझे 3 सेकंड तक घूरता रहा, फिर उसने इतनी तेजी से सिर हिलाया कि लगा उसकी गर्दन ही टूट जाएगी। इतना भी मत करो, खड़े हो जाओ। तुम्हारी मौजूदा हालत में हकलाना सामान्य लगेगा। ज्यादा एक्टिंग करोगे तो पकड़े जाओगे। डिंग डिटेक्टेड जायंस एक्सट्रीम फियर एंड सबमिशन, शॉक वैल्यू +35। मच्छर की टांग भी मांसी होती है। मैंने मुड़कर लांग चिंग सू की ओर देखा। वह फर्नेस के टूटे हुए ढांचे से टिककर बैठा था। मैं उसके पास गया, आसपास गिरे हुए उपकरणों में खोजबीन की और एक अपेक्षाकृत साफ स्टील प्लेट ढूंढ निकाली। उसे मैंने एक साधारण प्लेटफॉर्म का रूप दिया, फिर हवा से एक कटोरे भर पानी निचोड़ लिया। वह पूरी तरह शुद्ध पानी था, सारी अशुद्धियों से मुक्त। मैंने उसे लांग चिंगसू के सामने कर दिया। थोड़ा पी लो। लांग चिंगसू ने मेरी हथेली के ऊपर तैरते हुए पानी के गोले को देखा। थोड़ी झिझक के बाद उसने सिर झुकाया और एक घूंट लिया। पानी गले में उतरते ही ठंडक की एक लहर उसकी एसोफेगस से होती हुई उसके फेफड़ों तक फैल गई। उसकी टूटी हुई पसलियों का दर्द लगभग 30% कम हो गया। लांग चिंगसू ने हल्का सा सिर उठाया। इस पानी में हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं? सच कहूं तो मुझे भी पूरी तरह नहीं पता। इस नई एबिलिटी का मैनुअल अभी पूरा नहीं पढ़ पाया हूं। लांग चिंगसू 3 सेकंड तक मेरे चेहरे को देखता रहा। वह चेहरा बहुत युवा था। 17 साल के लड़के की रेखाएं अभी भी मौजूद थीं। चेहरे से बचपन की झलक पूरी तरह गई नहीं थी। वह उतना ही साफ था जितनी मेरी धूल रहित स्कूल यूनिफॉर्म। इतना अवास्तविक कि लोगों को अपनी आंखों पर शक हो जाए। तुम्हारा नाम जोंग चेन है, लांग चिंगसू बोला। पहले जब तुमने वाटर स्प्लैश से वुल्फ की आंख पर वार किया था, तब तुम चाहते थे कि मैं उसे देखूं। मैंने इसका इनकार नहीं किया। क्यों? मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो गवाही दे सके। जवाब इतना साधारण था जैसे सांस लेना, फिर भी उसमें इतनी जानकारी छिपी थी कि लांग चिंगसू कई सेकंड तक चुप रहा। दूर से प्रोपेलर्स की आवाज आने लगी।
उत्तर पूर्व दिशा से 6 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स नीचे उड़ते हुए आए। सफेद सर्च लाइट्स ने अबैंडन्ड स्टील मिल के टूटे हुए खंडहरों को रोशन कर दिया। कैबिन डोर्स खुल गए। काले टैक्टिकल गियर पहने मिलिट्री स्पेशल फोर्सेस फास्ट रोप्स के सहारे नीचे उतरने लगे। मेडिकल टीम सबसे पहले पहुंची। 2 मिलिट्री डॉक्टर्स दौड़ते हुए लांग चिंग सू के पास पहुंचे और अभ्यास से भरी सटीकता के साथ फर्स्ट एड किट खोल दी। एक दूसरी टीम जिनकाई की ओर दौड़ी। वह रेलवे ट्रैक्स के पास सिकुड़ा हुआ बैठा था और उसकी आंखें खाली थीं। एक मेडिक ने उसके घायल हाथ की जांच की, फिर उसकी आंखों में फ्लैशलाइट चमक आई। उसने मुड़कर टीम लीडर को इशारा किया। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, प्रायोरिटी इवैक्यूएशन की आवश्यकता है। एकमात्र जीवित लैकी को फर्नेस के पीछे से बाहर निकाला गया। वह इतनी देर तक झींगे की तरह सिकुड़कर बैठा रहा था कि उसके हाथ पैर अकड़ चुके थे। बाकी 3 लैकीज के अवशेष ब्लैक बैग्स में रख दिए गए। घटनास्थल का कमांडर एक कर्नल था। वह मेरी ओर बढ़ा। मैं उस स्टील प्लेट प्लेटफॉर्म पर बैठा था जिसे मैंने बनाया था और अपनी उंगलियों के बीच सिक्का घुमा रहा था। न जाने कब 12 आयरन क्लैड राइनोस अपने आप एक अर्धवृत्त बनाकर मेरे चारों ओर खड़े हो गए थे। वे मुझे घेर नहीं रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो मेरी रक्षा कर रहे हों। कर्नल मेरे सामने 3 मीटर की दूरी पर आकर रुक गया। सभी 12 राइनोस ने एक साथ अपनी गर्दन उसकी ओर घुमा दी। 24 छोटी लाल आंखें एक साथ उसे घूरने लगीं। कर्नल ने अनायास ही निगल लिया। स्टूडेंट जोंग चेन, मैं पूर्वी उपनगर ब्रांच से चेन युएन हूँ। जनरल युआ ने मुझे आपको एस्कॉर्ट करने के लिए भेजा है। मुझे कहाँ ले जाना है? ब्रांच तक। चेन युएन ने तुरंत जोड़ा। पूछताछ के लिए नहीं। जनरल युआ ने कहा है कि वह आपको चाय पर आमंत्रित करना चाहते हैं। मैंने उसे 2 सेकंड तक देखा। क्या मैं उन राइनोस को भी साथ ला सकता हूँ? चेन युएन ने पीछे खड़े 12 3 टन वजनी आयरन क्लैड राइनोस की ओर देखा। मुझे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। पैनल पर संख्या चुपचाप बढ़ी। मैंने सिक्का वापस जेब में रखा और स्टील प्लेट से उठ खड़ा हुआ। मैं ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के भीतर बैठा, कैबिन वॉल से टिक गया और एक्टिंग शुरू कर दी। मैंने अपनी एबिलिटी का हर निशान दबा दिया। मेरे कंधे हल्के से झुके हुए थे। मेरी दाहिनी तर्जनी लयबद्ध तरीके से बाएं हाथ की पीठ पर थपथपा रही थी, बिल्कुल एक ऐसे फ्रैंक स्टूडेंट की तरह जिसने अत्यधिक भय के कारण एबिलिटी रैम्पेज ट्रिगर कर दिया हो। मेरे सामने बैठे कर्नल चेन युआन ने मेरी स्थिति पर ध्यान दिया, लेकिन बातचीत शुरू नहीं की। 14 मिनट बाद हेलीकॉप्टर उतरा। नीचे उतरते समय मैंने कैबिन डोर फ्रेम को पकड़ लिया, जिससे मेरे कदम बस थोड़े अस्थिर दिखाई दें। हेलीपैड पर कोई मेरा इंतजार कर रहा था। एक महिला लेफ्टिनेंट कर्नल, जिसका नाम शान शाओ था, उसने अपना परिचय दिया और मुझे जनरल युए के पास ले गई। हम जिस जगह पहुंचे वह इंटेरोगेशन रूम नहीं था, वह एक बिल्कुल साधारण टी रूम था। युए शेनशिन मेज के दूसरे छोर पर बैठा था। वह मेरी कल्पना से कहीं अधिक दुबला, अधिक उम्र दराज और मेजर जनरल के लिए आश्चर्यजनक रूप से साधारण दिखता था। उसके धूसर रोब पर कोई रैंक इंसिग्निया नहीं था। उसने सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा किया। बैठो। मैं बैठ गया। उसने मेरे लिए चाय डाली और कप मेरी ओर सरका दिया। मैंने उसे उठाया, एक घूंट लिया और कहा, अच्छी चाय है, मेरे गृहनगर से लाई गई है। युए ने अपना कप हाथ में लिया और चाय की भाप के पार से मुझे देखता रहा। लगभग 10 सेकंड तक वह चुप रहा। तुम बहुत डर गए होंगे। उसने बेहद नरम शुरुआत चुनी। मेरा हाथ हल्का सा कांपा। मैंने कप नीचे रख दिया। 3rd टियर लॉर्ड की बात छोड़ दीजिए, वहां मौजूद एस रैंक भी उसे रोक नहीं सका। जीवित बच जाना ही आसान नहीं था। मैंने लांग चिंग सू से सुना कि जीवन और मृत्यु के उस क्षण में तुमने एक बहुत शक्तिशाली एबिलिटी इस्तेमाल की। मैं खुद भी निश्चित नहीं हूँ। मैंने आवाज धीमी कर ली और बोलने की गति कम कर दी। उस समय जब डीमन एप मेरी ओर आया, मेरा दिमाग खाली हो गया और फिर ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर के भीतर कुछ फटकर खुल गया हो। उसके बाद क्या हुआ मुझे सब याद नहीं है। क्या तुम अभी भी उस एबिलिटी का उपयोग कर सकते हो? नहीं। मैंने सिर हिलाया। वह गायब हो गई है। ऐसा लगता है जैसे मैंने उसे पूरी तरह खर्च कर दिया। मेरी आवाज में भ्रम और खोए हुए अवसर की सही मात्रा थी। युए शेनशिन ने मेरे हाथों को 3 सेकंड तक देखा, फिर चाय का घूंट लिया। जल्दी मत करो। एबिलिटी रैम्पेज के बाद डॉर्मेंट पीरियड सामान्य बात है। मैंने सिर हिला दिया। हम दोनों जानते थे कि मैं अभिनय कर रहा हूँ, लेकिन हम दोनों में से किसी ने भी उसे उजागर नहीं किया। जब हम तीसरे कप तक पहुंचे तब दरवाजे पर 2 बार दस्तक हुई और लेफ्टिनेंट कर्नल शान ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था। वह युए शेनशिन के पास गया और झुककर उसके कान में कुछ फुसफुसाया। युए शेनशिन का हाथ, जो टी कप पकड़े हुए था, रुक गया। कंफर्म्ड? कंफर्म्ड। रीइंफोर्समेंट्स के पहुंचने से पहले उसके सिर के भीतर एक एक्सोटिक बीस्ट एनर्जी फ्रैगमेंट पाया गया। वह पहले ही गहराई तक घुस चुका था। वह मर चुका है। रीइंफोर्समेंट्स के पहुंचने से पहले? युए शेनशिन ने दोहराया। दूसरे शब्दों में उसने पूरी बैटल फुटेज देखी थी। उसे वह क्षण याद आया जब डीमन एप विघटित हुआ था और एनर्जी फ्रैगमेंट्स पूरे आकाश में बिखर गए थे। गोल्डन लाइट का वह बादल पूरे कोर एरिया पर छा गया था। ऐसी स्थिति में कुछ एनर्जी फ्रैगमेंट्स का जिनकाई के सिर में घुस जाना और किसी वाइटल पॉइंट को भेद देना संभावना के हिसाब से पूरी तरह उचित था।
परिवार को सूचित करो, आफ्टर एक्शन प्रोसीजर फॉलो करो। लेफ्टिनेंट कर्नल शान मुड़ा और चला गया। दरवाजा बंद होने के बाद टी रूम में फिर केवल 2 लोग बचे। यूए शेनशिन ने मेरी ओर देखा। मैं टी कप पकड़े हुए था। मेरे हाथ हल्के से कांप रहे थे। मेरी आंखें कप के भीतर की चाय पर टिकी थीं, जैसे मैं अब भी शौक से पूरी तरह बाहर नहीं आया था। यूए शेनशिन ने कोई सवाल नहीं पूछा। उसने बस मेरा कप फिर से भर दिया। 20 मिनट बाद मुझे इन्फर्मरी भेजने की व्यवस्था कर दी गई। जब मैं टी रूम से बाहर निकला, कॉरिडोर के मोड़ पर मेरी मुलाकात लांग चिंगसू से हुई। उसने साफ मिलिट्री पेशेंट यूनिफॉर्म पहन ली थी। उसकी छाती और पीठ पर मोटी सपोर्ट बैंडेजेस लिपटी हुई थीं। उसका चेहरा मौत जैसा पीला था, लेकिन उसकी बर्फीली नीली आंखें बेहद सतर्क थीं। ऑफिसर, मैं रुक गया। क्या तुम्हारी एबिलिटी रिकवर हो गई? कौन सी एबिलिटी? मैंने पूछा। ऑफिसर, मैं तो बस एक एफ रैंक वाटर स्प्लैश यूजर हूँ। जो कुछ पहले हुआ था वह शायद डर की वजह से हुई स्ट्रेस रिएक्शन थी। अभी मैं अपनी उंगलियों से पानी की एक बूंद भी नहीं निकाल सकता। लांग चिंगसू ने मेरे चेहरे की हर मसल लाइन को स्कैन किया। उसने हर डिटेल को देखा। ये चेहरा बहुत युवा था। उस पर मासूमियत, उलझन और थोड़े से बचे हुए डर का मिश्रण था। ये बेहद विश्वसनीय था। अगर उसने अपनी आंखों से मुझे एक 3rd टियर लॉर्ड को एक हाथ से दबाते हुए न देखा होता तो वह स्ट्रेस रिएक्शन वाली बात पर विश्वास कर लेती। उसने उन 4 शब्दों को मन में घुमाया। फ्रैंक वाटर स्प्लैश। क्योंकि तुम डर गए थे, इसलिए तुमने आसमान में स्टॉर्म क्लाउड कंडेंस कर दिया। क्योंकि तुम डर गए थे, इसलिए तुमने 10,000 से अधिक हाई प्रेशर वाटर थ्रेड्स का उपयोग करके एक पीक 3rd टियर लॉर्ड को प्रकाश के कणों में बदल दिया। लांग चिंगसू मुझे घूरती रही। मैं भी उसे देखता रहा। हमारी आंखें पूरे 5 सेकंड तक एक दूसरे पर टिकी रहीं। सबसे पहले लांग चिंगसू ने ही बात की। फिलहाल के लिए मैं तुम्हारी कहानी मान लेती हूँ। उसने अपनी पेशेंट यूनिफॉर्म की जेब से एक कार्ड निकाला। उसने वह मुझे थमा दिया। कार्ड पर सुनहरी बॉर्डर थी और सामने 8 पॉइंटेड स्टार क्रेस्ट छपा हुआ था। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन पास है। इसके साथ तुम एकेडमी सिलेक्शन को स्किप कर सकते हो और सीधे कंपटीशन में इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट के रूप में प्रवेश कर सकते हो। मैंने कार्ड लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। धन्यवाद ऑफिसर। लांग चिंगसू मुड़ी और चलने लगी। 3 कदम बाद वह फिर रुक गई, बिना पीछे देखे। जिनकाई अब नहीं रहा, मैंने समान गति से उत्तर दिया। मैंने अभी टी रूम में जनरल यूए को इसका जिक्र करते सुना। यह अचानक हुआ। लांग चिंगसू 2 सेकंड तक वहीं खड़ी रही, फिर आगे बढ़ गई। मैं दीवार से टिक गया और कार्ड को दोबारा जेब से निकाला। मैंने उसे फ्लोरेसेंट लाइट की ओर उठाया। हाई स्कूल लीग, एक ऐसा मंच जहां मैं और अधिक लोगों से मिल सकता था, अधिक रिसोर्सेज प्राप्त कर सकता था और शॉक वैल्यू के अधिक कंट्रीब्यूटर्स हासिल कर सकता था। पैनल मेरी विजन के ऊपरी दाएं कोने में शांत रूप से चमक रहा था। करंट टोटल शॉक वैल्यू बैलेंस 13,740 पॉइंट्स। संख्या अब भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। जांग जोएस के पश्चिमी उपनगरों में स्थित जिन फैमिली एस्टेट। आंगन के बीचों बीच रखा रेड सैंडलवुड का लंबा टेबल 300 वर्षों का इतिहास रखता था। इस समय उसका केवल आधा हिस्सा बचा था। जिन जिनलिन ने अपना दाहिना हाथ वापस खींच लिया। लकड़ी के बिखरे हुए टुकड़े अब भी हवा में घूम रहे थे। वह 60 वर्ष से थोड़ा अधिक उम्र का था। उसके चांदी जैसे बाल सलीके से संवारे हुए थे। एक ही प्रहार में उसने 3 इंच मोटे रेड सैंडलवुड टेबल टॉप को बीचों बीच से 2 हिस्सों में बांट दिया था। उसकी नजर सामने रखे मिलिट्री डॉक्यूमेंट पर टिकी हुई थी। काले और सफेद रंग में छपा हुआ आधिकारिक नोटिस। साधारण भाषा में उसका मतलब केवल एक था। उसका बेटा मर चुका था। लड़ाई के दौरान उसे 3rd टियर लॉर्ड क्लास एग्जॉटिक बीस्ट के एनर्जी फ्रैगमेंट ने वाइटल पॉइंट पर मारा था और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। अटैचमेंट्स में सीन फोटोग्राफ्स भी शामिल थीं। इंस्पेक्शन रिपोर्ट पर 1st क्लास मिलिट्री अप्रेजर के हस्ताक्षर थे। जिन जिनलिन की नजर जोंग चेन नाम पर 5 सेकंड तक रुकी रही। Frank ability, water splash. During this assessment, due to an ability stress rampage, he briefly unleashed power beyond his rank and assisted in repelling a horde of exotic beasts. हॉल के बाएं हिस्से की छाया से एक मध्यम आयु का व्यक्ति आधा कदम आगे आया। जिन यूएंटिंग, जिन फैमिली की 2nd ब्रांच का मुखिया। वह योजना तुम्हारा विचार था। जिन जिनलिन ने इसे प्रश्न की तरह नहीं कहा। जिन यूएंटिंग का एडम्स एप्पल ऊपर नीचे हुआ। एकमात्र संभावना यह थी कि मिलिट्री नोटिस में मौजूद कुछ डिटेल्स ने उसके बड़े भाई को संदेहास्पद बना दिया था। वह पत्र जिसे उसने जिनकाई से पढ़ने के बाद जला देने को कहा था। जिनकाई ने उसे जलाया था या नहीं, अब वह नहीं जान सकता था, क्योंकि जिनकाई अब नहीं रहा था। जिन यूएंटिंग ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया। बिग ब्रदर, जिनकाई मेरा भतीजा था। मैं किसी भी व्यक्ति से ज्यादा चुप रहो। जिन जिनलिन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसकी नजर हॉल के दाहिने हिस्से के डोर फ्रेम की ओर चली गई। वहां एक युवा व्यक्ति डोर फ्रेम से टिककर खड़ा था। 22 वर्ष का, सफेद कपड़े पहने हुए। उसकी कमर पर 3 फुट लंबी तलवार लटक रही थी। जिन जियानफांग जिन फैमिली की युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा जीनियस था। उसकी एबिलिटी एस रैंक जिन मेटल सोड ऑरा थी और वह पहले ही मिड 3rd टियर तक पहुंच चुका था। उसने अपने पिता की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा,
फादर, मिलिट्री द्वारा जिनकाई की मृत्यु के लिए दी गई व्याख्या पूरी तरह तार्किक और अंदर से संगत है, लेकिन असली मुद्दा उसकी मौत का कारण नहीं है। असली मुद्दा वह व्यक्ति है जो जीवित बच गया। जोंग चेन, रिमीडियल क्लास का फ्रैंक, उसे सबसे पहले मर जाना चाहिए था। अंत में उसी ग्रुप के कम्बैटेंट्स पूरी तरह खत्म हो गए, फिर भी वह हेलीकॉप्टर में बैठकर जिंदा और पूरी तरह सुरक्षित वापस आ गया। चाहे किसी भी कोण से देखें, इसमें कुछ बहुत दिलचस्प है। टूटे हुए सैंडलवुड टेबल के उस पार बैठे जिन जिनलिन ने अपने बड़े बेटे को देखा और पूछा, तुम अगले बुधवार होने वाले हाई स्कूल लीग की बात कर रहे हो? जिन जियानफांग ने अपनी स्कैबर्ड पर हल्की थपकी दी। तब तक जोंग जोज के सभी अवेकेंड स्टूडेंट्स उसी पूल में होंगे। अगर जोंग चेन साइन अप करता है तो रूल्स के भीतर अरीना पर मैं छोटे भाई की ओर से उससे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। ये कहते हुए वह मुस्कुराया। सवाल? एक एफ रैंक से। जैसे ही वह अरीना पर कदम रखेगा, मैं उसे एक मूव में साफ कर दूंगा। सवाल पूछने का समय भी नहीं मिलेगा। जिन जिनलिन का स्वर फिर शांत हो गया। तो फिर एक मूव का उपयोग करो और वह कॉइन ले आओ। उसके बगल में खड़े जिन यूएंटिंग का शरीर तन गया। जिन जिनलिन की निगाह उस पर गई। सेकंड ब्रदर, क्या तुम्हें सच में लगा कि मुझे पता नहीं था कि तुम और जिन काय गुप्त रूप से क्या कर रहे थे? जिन यूएंटिंग की पीठ पसीने से भीग गई। तुम उसे अपने लिए लेना चाहते थे। जिन काय भी तुम्हारे साथ शामिल हो गया। काम असफल हो गया, आदमी मर गया और उसके साथ वह भी दफन हो गया। यह मामला यहीं समाप्त होता है। उसने टूटे हुए टेबल के नीचे दबा नोटिस पेपर उठाया। कॉइन की जिम्मेदारी जियानफांग को दो। प्रॉपर मीन्स का उपयोग करो। अपने कोवर्ट यूनिट को वापस बुलाओ। जिन यूएंटिंग चुप रहा, जबकि जिन जियानफांग अपनी सोड कमर पर टांग कर हॉल से बाहर निकल गया। कोर्टयार्ड पार करके वह स्टोन स्टेप्स पर पहुंचा। पहाड़ी घाटी से आती नाइट विंड उसके सफेद रोब के किनारों को हिला रही थी। वह रुक गया और अपनी सोड की ओर देखने लगा। एक एफ रैंक वीकलिंग, कोई एबिलिटी स्ट्रेस रैम्पेज, उसने मन ही मन सोचा। यह व्याख्या साधारण लोगों को धोखा दे सकती है, लेकिन बर्जर्क होने के बाद भी वह मिलिट्री की क्वेश्चनिंग स्वीकार कर सकता है, टेस्ट्स में सहयोग कर सकता है और जो हुआ उसे पूरी तरह सेल्फ कंसिस्टेंट लॉजिक के साथ बयान कर सकता है। ऐसा दिमाग रैम्पेज जैसा नहीं लगता, ये एक्टिंग जैसा लगता है। उसने सोड को 3 इंच बाहर खींचा और फिर वापस धकेल दिया। मेटल की साफ आवाज नाइट विंड में दूर तक गूंज गई। उसका चेहरा अंधेरा हो गया और उसकी आवाज रात की हवा से भी ठंडी थी।